एवरीवन, आई एम साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द असेंडिंग स्टेप्स। असेंडिंग स्टेप्स में हम लोगों को आज पढ़ना है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी का सेकेंड वीडियो। यानी हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी को एक वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने इस जो टॉपिक है उसका जितना भी कॉम्प्लेक्स बातें उसको डिस्कस किया था। मैंने आपको समझाया था कि कैसे फ्रांस का राजा लुईस 16 राजगद्दी पे बैठता है, उसको बैठने के बाद खजाना खाली मिलता है और वहाँ पे वो थर्ड स्टेट के लोग ही सिर्फ टैक्स देते थे। अब आम जनता की बात में क्या था कि थर्ड स्टेट के लोग ही सिर्फ टैक्स देते थे। तो थर्ड स्टेट क्या था ये मैंने आप लोगों को समझाया था। मैंने बताया था कि फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेट्स होते थे, 3 भागों में सोसाइटी डिवाइडेड होती थी। एक था फर्स्ट स्टेट, एक था सेकंड स्टेट, एक था थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? क्लर्जी। सेकंड स्टेट में कौन आते थे? नोबिलिटी। थर्ड स्टेट में कौन आते थे? जो आम जनता होती थी, कॉमन पीपल होते थे, जिसमें अमीर लोग भी होते थे और कुछ गरीब लोग भी होते थे। इस पूरी बात को मैंने आपको लाइन बाय लाइन डिटेल में समझाया है मेरे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप उसको जाके डिटेल में पढ़ लीजिए। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने इस टॉपिक के जो कॉम्प्लेक्स बातें होती, जो जटिल चीज़ें होती उसको डिस्कस कर लिया। अब ये जो वीडियो होगा आपका, उसमें बस छोटे से 1-2 ही ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें जो भी पॉइंट होंगे वो काफ़ी आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके इस टॉपिक को। और हम लोगों ने ये तीनों पॉइंट ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। चलिए तो यहाँ कह रहा है द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। कह रहा है कि जो स्टेट्स का जो सोसाइटी था, मतलब फ्रांस की सोसाइटी को जो अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया था, एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो ये इसका आंसर आपको पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा मिल सकता है। क्यों? मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि पावर का डिवीज़न होता है। जैसे अगर हम अपने इंडिया का एग्जांपल लें तो क्या होता है इंडिया में, क्या इंडिया में ऐसा है कि एक ही ऐसा गवर्नमेंट है जो पूरा इंडिया का काम चला रहा है, मतलब कि उसमें पावर सब एक ही आदमी के पास, एक ही गवर्नमेंट के पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं, राइट। तो हमारे इंडिया में क्या है, पावर का डिवीज़न है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स, राइट। तो लोकल गवर्नमेंट्स है। इसी तरह जब पावर का डिवीज़न होता है तो उसको कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। मतलब पावर किसी एक हाथ में नहीं रहता है, पावर अलग अलग छोटे छोटे लेवल पे डिवाइडेड रहता है। तो कह रहा है कि ये जो सिस्टम था फ्रांस में स्टेट्स का डिवीज़न करना, एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था। मतलब पावर को अलग अलग डिवाइड करने के लिए सिस्टम बना था। और ये कब से बना हुआ था? दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस, मतलब मिडिल एजेस से ये सिस्टम चला जा रहा था। द टर्म ओल्ड रिकाइम, यहाँ आपको एक वर्ड मिलता है ओल्ड रिकाइम, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है सोसाइटी को और इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। मतलब एक टाइम है 1789, ये ईयर है। इससे पहले जो फ्रांस की जो समाज होता था, फ्रांस में जितना इंस्टीट्यूशन होता था उसको कहा जाता था ओल्ड रिकाइम, मतलब ये पुराने काल का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब चलिए द फिगर 2 shows how the system of states in French society was organized। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि फ्रांस का जो स्टेट्स का सिस्टम था वो कैसे ऑर्गेनाइज था। 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, राइट। नोबिलिटी, ठीक है। एक सेकेंड स्टेट कौन था? नोबिलिटी। फर्स्ट स्टेट कौन था? क्लर्जी। और थर्ड स्टेट कौन था? कॉमन पीपल का। पीजेंट्स मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए अब यहाँ आम जनता के बारे में बता रहा है। फ्रांस का जो कल्चर था, सोसाइटी था, वो आम जनता का क्या हाल था। तो मतलब कह रहा है वह जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो 90% पॉपुलेशन, यानी कि 90% जो वहाँ के लोग थे वो पीजेंट्स थे, खेती बाड़ी करते थे। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। मतलब ये लोग जो थे वो खेती बाड़ी तो करते थे, लेकिन जो पीजेंट्स थे उनमें बहुत कम ऐसे पीजेंट्स थे जिनके पास खुद का खरीदा हुआ ज़मीन था। ज़्यादातर जो पीजेंट्स थे वो किसी और की ज़मीन पर जाके काम किया करते थे, ठीक है।
About 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer members of the third state. मतलब जितनी भी ज़मीन थी, मान लीजिए कंट्री में इतनी सारी ज़मीन है, ठीक है, मान लीजिए इतनी सारी ज़मीन है, और इसमें ज़मीन के बारे में आप बता रहा है। पीजेंट्स के बारे में आपको बता चुका है कि पीजेंट्स थे कितने 90% लोग खेती करके काम चला रहे हैं फ्रांस में, ठीक है। अब ज़मीन के बारे में बता रहा है कि ज़मीन में 60%, मान लीजिए 60% है, ठीक है, 60% जो लैंड था वो कौन कौन किसके पास खरीदा हुआ था? तो वैसे लोग का था जो कि अमीर हुआ करते थे, या तो वो राजा से बिलोंग करते थे जिसको नॉबेलिटी कहा जाता था, राजा के ख़ानदान से, या फिर वैसे लोग जो चर्च के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, चर्च में जो पुजारी वगैरह जो होते हैं वो लोग, या फिर वैसे लोग जो थर्ड स्टेट के लोग थे लेकिन अमीर थे। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि थर्ड स्टेट में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अमीर हुआ करते थे, राइट, जैसे बिजनेसमैन है ना, एडवोकेट्स, ये सब थर्ड स्टेट के ही लोग थे जो कि अमीर हुआ करते थे। तो वैसे अमीर लोगों के पास इतना ज़्यादा लैंड था और पीजेंट्स के पास कुछ कम ही जगह थी जो वो ऑन करते थे, ठीक है, इनके वो मालिक हुआ करते थे। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, that is clergy and nobility, enjoyed certain privileges by birth. privilege मतलब होता है सुविधा। तो जो मेंबर थे फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के, यानी कि जो क्लर्जी थे और जो नोबेलिटी थे, इन लोगों को जन्म से ही कुछ सुविधाएं दिया जाता था, ठीक है। यानी होता है ना कि मेरे ख़ानदान में मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और जो राजा का बेटा हुआ उसको शुरू से ही कुछ ना कुछ सुविधा मिला जाता था, आम जनता से कुछ ज़्यादा सुख सुविधाएं उनको दिया जाता था। इस तरह क्लर्जी के भी घर में जो बच्चे होते थे, उनके ख़ानदान से भी जो बिलोंग करते थे, उनको कुछ ज़्यादा ही सुविधा दिया जाता था। और वो सुविधा क्या थी, आपके मन में सवाल आएगा। तो वो सुविधा थी एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, मतलब कि आपको टैक्स नहीं देना है, टू स्टेट मतलब आपको सरकार को, राज्य को टैक्स नहीं देना होगा, ये आपको खास सुविधा मिलेगी। द नॉबल्स वेयर फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, नॉबल को फ्यूडल प्रिविलेज मतलब कुछ शासन करने का भी शक्ति मिलता था, जैसे कि फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। वो लोग क्या करते थे कि जो आम पीजेंट्स होते थे उनसे क्या करते थे कि ड्यूज कलेक्ट करते थे, मतलब टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, ओके। पीजेंट्स वेर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, पीजेंट को क्या करना पड़ता था कि अपने मालिक के यहाँ जाकर और कुछ सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल कहीं चले गए, कहीं जाके कुछ काम कर लिए, है ना, इस तरह से पीजेंट जाते थे और अलग अलग अपने मालिकों के यहाँ काम करते थे। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, मालिक क्या गए और फॉर एग्जांपल उनके घर में काम कर लिए थोड़ा, या फिर उनके खेतों पर काम कर लिए थोड़ा सा। टू सर्व द आर्मी, या फिर जाकर हम सेना में शामिल हो गए, मतलब पीजेंट्स का काम क्या था, वो सेना में भी शामिल हो जाते थे। और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, या फिर पीजेंट्स कभी कभी रोड बनाने में, सड़क बनाने में भी शामिल होते थे। अब देखिए यहाँ तक आपकी एक लाइटर नोट पे बात चल रही थी, कुछ खास आपको याद करने लायक कुछ खास नहीं था, लेकिन आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला है टिथ्स और दूसरा है टाइल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। कह रहा है कि जहाँ चर्च हुआ करता था वो कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पे आम पीजेंट से लेता था, मतलब पीजेंट से चर्च भी कुछ टैक्स लेता था, जो कहते थे टिथ। तो आपको एक सवाल पूछता रहता है एग्जाम में कि टिथ क्या होता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि टिथ क्या होता था। तो ए टैक्स लिव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब चर्च एक टैक्स लेता था, पीजेंट से कितना टैक्स लेता था, तो 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कोई भी एक किसान है उसके पास कुछ खेती हुई होगी, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ होगा, मतलब जब वो खेती करता है तो कुछ उगाया होगा, तो उसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जितना वो उगाया होगा उसका 1/10 यानी 1/10 करके आपको उसको टैक्स के तौर पे देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक किसान है जो 100 किलो कुछ उगाता है, तो 1/10 × 100 कर दीजिए और इसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये 10 kg इसको टैक्स के तौर पे किसको देना होगा, फ्रांस में चर्च को देना होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये टिथ समझ में आया आपको। अब दूसरा है टाइल, जिसके में आप पढ़ेंगे। तो एक तो चर्च को टैक्स देना पड़ता था, और दूसरा कि फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और कुछ जो टैक्स था वो स्टेट को भी, मतलब राज्य को भी, सरकार को भी देना पड़ता था। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स,
जिसमें एक टैक्स था जिसका नाम था टाइल। क्या था? टाइल। तो एक टाइल नाम का टैक्स उसको डायरेक्ट सरकार को देना पड़ता था। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर लिव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टबैको। मतलब कि यहाँ पे एक टैक्स चीज दे रहा है, चर्च को दिया जा रहा है, दूसरा दिया जा रहा है टाइल। तो टाइल क्या था? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। वैसा टैक्स जो आप डायरेक्टली सरकार को देते हो, जो कि आम जनता से लिया जाता था, पीजेंट से लिया जाता था, कॉमन पीपल से लिया जाता था, वो था टाइल। ठीक है। अब इसके अलावा दो टैक्स तो हो गए, एक तो टिथ एक तो टाइल। इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लिया जाता था, मतलब सामान पे टैक्स लगा दिया जाता था। जैसे कि आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन, मतलब हर रोज जो आम जनता यूज़ करती थी वैसे सामान पर टैक्स लगा दिया जाता था। जैसे कि सॉल्ट नमक पर, टोबैको तंबाकू पर। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वर बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलॉन। मतलब ये जो सरकार चलाने का जो नियम था, मतलब आपने देखा था कि लुई 16 जब आया था तो उसको राजगद्दी पे बैठते ही पता चला कि हमारे पास खजाने में कमी है, हमारे पास धन उतना नहीं है फ्रांस को चलने के लिए। तो क्या हुआ जाता था, क्या किया जाता था कि वहाँ के जो आम जनता थी, जो पीजेंट्स था, जो थर्ड स्टेट था, वहाँ के लोगों से सारा टैक्स कलेक्ट किया जाता था और टैक्स कलेक्ट करके सरकार चलाया जाता था। तो इनका जो बर्डन आता था, जो बोझ रहता था सरकार चलाने का, फ्रांस को चलाने का, वो अकेला कौन उठा रहा था? वो सिर्फ अकेला थर्ड स्टेट के लोग ही उठा रहे थे। यही आपकी लाइन कह रही। ठीक है। यहाँ छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है। लीवर क्या होते हैं ऑलरेडी बता दिया है। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, फ्रांस में जो पैसा चलता था उसको क्या कहते हैं? लीवर्स। ठीक है। और ये 1794 में इसको बंद कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। दूसरा क्लर्जी क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस ऑफ द चर्च। वैसे लोग जो चर्च से जुड़े हों। ठीक है। चर्च से जुड़े लोगों को क्या कहते हैं? क्लर्जी। और टिथ और टाइल तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से पढ़ने में थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।